Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel Shri Shyam Online Classes. I, Sanjay Gupta, welcomes you all, my friends, colleagues, teachers, and all dear students. In my last video, I taught you about verb and its kinds. Today, we shall continue that topic. But before that, सक्सेस इन लाइफ मंत्रा। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में प्रत्येक कार्य भली प्रकार सोच समझकर करना चाहिए और ये जीवन में सफलता प्राप्ति का एक बहुत प्रमुख मंत्र है। बिना विचार के, बिना सोचे समझे कोई भी काम जीवन में नहीं करना चाहिए। इस संबंध में गिरधर कविराय, जो कि हिंदी के महाकवि हैं और नीति के प्रकांड विद्वान थे, उनके विचार बहुत अनमोल हैं। उनकी प्रमुख रचना गिरधर की कुंडलियाँ हैं और उसमें उन्होंने अपनी कुंडलियों में नीति से संबंधित जीवन में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने अपनी कुंडलियों में सरल भाषा में नीति की बहुत सारी बातें बताई हैं और उनमें दैनिक जीवन से संबंधित बहुत ज्ञान है। इसी संबंध में गिरधर कविराय कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान समान राग रग मनई न भावे। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान समान राग रंग मनई न भावे। कै गिरधर कविराय दुख कछु तरई न टारे, खटकत है जिय माही क्यों जो बिना विचारे। कै गिरधर कविराय दुख कछु टरई न टारे, खटकत है जिय माही क्यों जो बिना विचारे। तो यहाँ अपनी कुंडलियों के जरिए गिरधर कविराय कहते हैं कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और जो व्यक्ति बिना सोच विचार के, बिना विचारे कोई भी कार्य करता है तो उसका कार्य बिगड़ जाने का या खराब हो जाने का अंदेशा रहता है और उसका कार्य बिगड़ भी सकता है, खराब भी हो सकता है यदि बिना विचारे किया, बिना सोच समझ के किया। और काम बिगड़ जाने के बाद में वो व्यक्ति समाज में हंसी का, उपहास का पात्र बन जाता है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उस व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। उसे अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उसको आसपास जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसका मन पूरे समय खिन्न और दुखी रहने लग जाता है और उसे अपनी गलती पर, अपनी असफलता पर पछतावा महसूस होता है और उसे अपनी असफलता हर समय खटकने लगती है। तो इसलिए गिरधर कविराज जी इस कुंडली के जरिए जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बताते हैं, जीवन में सफलता प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। और इस संबंध में महाकवि रहीम दास जी, जो अकबर के दरबारी कवि थे और अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है कि व्यक्ति को बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, प्रत्येक कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि यदि बिना विचारे कोई भी काम किया जाए तो वो काम बिगड़ सकता है, उस काम के बिगड़ने का या खराब होने का पूरा पूरा अंदेशा रहता है। इस संबंध में रहीम दास जी अपने दोहे के जरिए कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि यदि काम बिगड़ जाए तो वो काम फिर एक बार काम बिगड़ने के बाद वो काम सही नहीं हो पाता है, वो काम सही नहीं हो पाता है, पहले जैसी स्थिति में नहीं हो पाएगा। तो रहीमदास जी कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो, चाहे कितना भी जतन कर लो, लेकिन एक बार काम बिगड़ जाने के बाद काम दोबारा पहले जैसी स्थिति में ठीक नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा। रहीमन बिगड़े दूध को मथे ना माखन होए। और आगे रहीमदास जी कहते हैं कि यदि दूध एक बार बिगड़ जाए, अर्थात दूध फट जाए, तो दूध फट जाने के बाद में उस फटे दूध का माखन नहीं हो पाता है, उस फटे दूध का माखन नहीं निकल पाता है। तो इसलिए यहाँ पर अपने इस दोहे के जरिए भी रहीमदास जी वही बात बोलना चाहते हैं कि प्रत्येक कार्य जीवन में सोच समझ कर करना चाहिए और बिना विचारे काम करने के पश्चात असफलता ही हाथ लगती है और व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता है और व्यक्ति का मन दुखी और खिन्न रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह है आज का हमारा सक्सेस इन लाइफ मंत्रा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू our today's topic, that is verb kinds, and these days I am teaching you about verb and its kinds. And in my last video I taught you about main verb and its types, and I taught you about regular verb, irregular verb, and dynamic verb,
and stative verb. So today we shall continue that topic, and we shall study about main verb and its other types, which are transitive verb and intransitive verb. So first we shall discuss about transitive verb. What is a transitive verb? एक transitive verb क्या होता है? हिंदी में हम इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं. Actually, transitive verb is a verb. It is a verb that tells an action which passes over the subject to an object. दरअसल ये ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है, एक ऐसी क्रिया होती है जो हमें एक ऐसे कार्य के बारे में बताती है, एक ऐसे एक्शन के बारे में बताती है, विच पासेस ओवर द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट. एक ऐसा कार्य जो सब्जेक्ट से गुजरता है ऑब्जेक्ट की ओर, जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर जाता है. अर्थात कोई ऐसा कार्य जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े, जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करे और ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका सीधा प्रभाव पड़े, वहाँ ट्रांसिटिव वर्ब का यूज है. इट रिक्वायर्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस ए कंप्लीट सेंस. और इसीलिए ट्रांसिटिव वर्ब को हमेशा आवश्यकता होती है. इट रिक्वायर्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, टू एक्सप्रेस ए कंप्लीट सेंस, एक पूरा भाव, पूरा भावार्थ, पूरा सेंस प्रकट करने के लिए ट्रांसिटिव वर्ब को हमेशा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना ट्रांसिटिव वर्ब नहीं हो सकता. Now we shall discuss it with the help of various examples. So our first example is, my friend purchased a new car. मेरे मित्र ने एक नई कार खरीदी. So here my friend is subject, purchased is verb, and a new car is a direct object. So this sentence is complete in sense if we shall use this direct object, a new car. And if we shall not include this direct object, this sentence won't reveal its complete sense. यदि हम यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं करते हैं तो ये वाक्य पूरा सेंस नहीं देता है. यदि हम कहें my friend purchased, in that case sentence will be incomplete. So here this verb purchased is a transitive verb and a new car is direct object. Second example, she wrote a letter. She is subject, wrote is verb, a letter is direct object. So here again this sentence is completing its sense if we shall use this direct object here, a letter. So she is subject and wrote is transitive verb. If we shall not include this direct object here, this sentence won't give its complete sense. If we shall say she wrote, so sentence will be incomplete here. उसने एक पत्र लिखा, तो यहाँ पर पत्र जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की सहायता से ये वाक्य पूरा हो रहा है, इसका सेंस पूरा हो रहा है और इसीलिए यहाँ पर wrote ट्रांसिटिव वर्ब है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्याम इज लर्निंग ए चैप्टर इन इंग्लिश. श्याम सब्जेक्ट, is learning verb, a chapter in English is a direct object. So this direct object is completing the meaning of the sense of this sentence. Without use of this direct object, this sentence will be incomplete. So it is an example of transitive verb. Verb here is in transitive form. ट्रांसिटिव वर्ब. श्याम एक अंग्रेजी में एक चैप्टर याद कर रहा है या सीख रहा है, तो यहाँ पर ये चैप्टर इन इंग्लिश ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसी की सहायता से इस वाक्य का अर्थ पूरा निकल पा रहा है. यदि हम खाली इतना ही कहें श्याम इज लर्निंग,
तो वाक्य यहाँ पे अधूरा लग रहा है, और इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की सहायता से वाक्य पूरा हो पा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब है हमारी वो ट्रांसिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मोहन गोज टू स्कूल डेली। मोहन रोज स्कूल जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं टू स्कूल इज नॉट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मोहन गोज टू स्कूल, स्कूल एक प्लेस है, एक स्थान का नाम है, और मोहन स्कूल जाता है। स्कूल यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, स्कूल के ऊपर सब्जेक्ट का कोई सीधा प्रभाव नहीं है, इसीलिए दिस सेंटेंस वॉन्ट बी एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ जो वर्ब काम आई है वो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, इसीलिए ट्रांसिटिव वर्ब का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल जो है कोई सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई फादर रीड्स ए न्यूज पेपर डेली। सो हियर अगेन a newspaper is a direct object, and this direct object is completing the meaning of this sentence here. This is completing its sense here. So it is an example of transitive verb. The verb which is used here is transitive verb. Reads. My father is a subject, and reads is a verb. A newspaper is direct object. यहाँ पर सब्जेक्ट का सीधा प्रभाव ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, और एक्शन सब्जेक्ट से पास होकर ऑब्जेक्ट की ओर जाता है, और इसीलिए ये सीधा एग्जांपल है ट्रांसिटिव वर्ब का। यहाँ जो वर्ब यूज हुआ है रीड्स, वो ट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट वर्ब इज इंट्रांसिटिव वर्ब। व्हाट इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब? इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? इट टेल्स एन एक्शन which does not pass over to an object. इंट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसी क्रिया है जो हमें एक ऐसे कार्य के बारे में बताता है which does not pass over to an object. जो एक्शन या जो कार्य किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पास होकर नहीं जाता है, या जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं गुजरता है, एक ऐसा कार्य जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई सीधा प्रभाव नहीं डाला जाता है, वहाँ जो वर्ब काम आता है दैट इज इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट का कोई सीधा प्रभाव ना पड़े। एक ऐसा कार्य जो ऑब्जेक्ट के ऊपर सीधा प्रभाव नहीं डालता है, विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, वो कार्य या वो एक्शन इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। So it doesn't need an object to express a complete sense. और इसीलिए इंट्रांसिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। It doesn't need an object to express a complete sense. पूरा भाव, पूरा भावार्थ, पूरा सेंस प्रकट करने के लिए इंट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और इसीलिए इंट्रांसिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट की सहायता के भी अपना पूरा सेंस, अपना पूरा भाव प्रकट कर देता है। इट एक्सप्रेसेस ए स्टेट और स्टेट ऑफ बीइंग। इंट्रांसिटिव वर्ब के द्वारा कोई अवस्था का पता चलता है, या ये कोई अवस्था व्यक्त करता है। इट एक्सप्रेसेस ए स्टेट और स्टेट ऑफ बीइंग, या कुछ होने की स्थिति, कुछ होने की स्थिति प्रकट करता है, स्टेट ऑफ बीइंग प्रकट करता है इंट्रांसिटिव वर्ब, या कोई अवस्था प्रकट करता है, या इंट्रांसिटिव वर्ब के जरिए किसी अवस्था या कुछ होने की स्थिति का पता चलता है। सो वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंट्रांसिटिव वर्ब विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जांपल्स। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज ही जंप्स इनटू द वेल। So now here we shall see in the first example, he jumps into the well. वह एक कुएं में कूद जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही सब्जेक्ट, जंप्स वर्ब, इनटू द वेल। एक्चुअली इनटू द वेल इज नॉट एनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट्स ए प्रीपोजिशनल फ्रेज। ए प्रीपोजिशनल फ्रेज इज दैट फ्रेज which is having a preposition and an object, and the object does not belong to the subject, but the object is of that preposition,
So it is called object of preposition. So here there is no direct object and the verb is working here as an intransitive verb. यहाँ पर इस वाक्य में हम देखते हैं कि वह एक कुएं में कूद जाता है। यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इनटू द वेल एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग यहाँ पर वर्ब को पूरा करने के लिए किया गया है, वाक्य का अर्थ पूरा प्रकट करने के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया गया है। ये कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब आया है वो वर्ब जो है इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। नाउ वी शैल सी द सेकंड सेंटेंस एंड इट इज़ द चाइल्ड स्लीप्स एट नाइट। सो हियर अगेन child is subject, sleeps verb at night. At night is not any direct object. Again, it's a prepositional phrase and it is used here to complete the sentence, to give more information to the verb as well as to the subject. So again here simple present tense, बच्चा रात को सोता है या बच्चा रात को सो जाता है। वर्ब जो काम आई है वहाँ यहाँ पर वो इंट्रांसिटिव वर्ब है और एट नाइट जो है कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट इन एनी केस। एट नाइट जो है किसी भी तरह से सब्जेक्ट के द्वारा अफेक्टेड नहीं है या सब्जेक्ट का कोई सीधा प्रभाव एट नाइट के ऊपर नहीं पड़ रहा है। इट इज़ जस्ट यूज्ड हियर टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन। सो इट्स ए प्रीपोजिशनल फ्रेज, इट्स नॉट एनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. So again, it's a perfect example of intransitive verb. Now we shall see the next example. Third is the car stopped there. The car stopped there. Simple past tense. कार वहाँ रुकी. So here again the car is subject, stopped verb, and there it's not a object. It's an adverb. So adverb is used here to give more information, to complete the sense. So here again it is an example of intransitive verb. The verb which is used here is intransitive verb. कार वहाँ रुकी. No direct object. कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें प्रयोग नहीं किया गया है. And the sentence is complete itself. वाक्य अपने आप में ही पूरा है. So here again stopped is an example of intransitive verb. Now see the next sentence. The boy smiled at once. Simple past tense. बच्चा तुरंत मुस्कुराया. At once, तुरंत. Adverb. Adverb is used here. And if you are not including this adverb here, and if we shall say the boy smiled, then also this sentence is complete itself. अगर हम ये एडवर्ब का यहाँ पर अगर हम यूज़ नहीं करें एट वंस का, तो भी अगर हम इतना भी कह दें कि इतना भी अगर हम बोल रहे हैं कि द बॉय स्माइल्ड, लड़का मुस्कुराया, तो भी वाक्य अपने आप में पूरा है. द सेंटेंस इज गिविंग इट्स कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग. वाक्य अपना पूरा सेंस और मीनिंग प्रकट कर रहा है यहाँ पर. एंड इफ शैल यूज दिस एडवर्ब, देन ऑल्सो द सेंटेंस इज कंप्लीट. सो नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड हियर. कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर काम में नहीं लिया गया है. तो यहाँ जो वर्ब आई है वही हमारी जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है. स्माइल्ड इज इंट्रांसिटिव वर्ब हियर. नेक्स्ट सेंटेंस. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं. इन द स्काई, आकाश में, आर फ्लाइंग उड़ रहे हैं. द बर्ड सब्जेक्ट, आर फ्लाइंग वर्ब, एंड द इन द स्काई इज अगेन ए प्रीपोजिशनल फ्रेज. प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेज, एक ऐसा वाक्यांश जिसमें कोई प्रीपोजिशन काम आता है. यहाँ पर इन काम आया है और द स्काई जो है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. सो इट इज़ यूज्ड हियर टू कंप्लीट द सेंस, टू कंप्लीट द मीनिंग, टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन टू द सेंटेंस. यहाँ पे इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में ना लेकर, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि इन द स्काई का प्रयोग यहाँ पर वाक्य को और ज़्यादा सूचना देने के लिए और वाक्य का अर्थ और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए और क्लियर करने के लिए यहाँ पे इन द स्काई का प्रयोग है.
और ये कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट एनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट्स ए प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये। और यहाँ पर जो है अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब। ये पूरा वाक्य जो है इंट्रांसिटिव वर्ब वाला वाक्य है, यहाँ जो वर्ब काम आई है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। वन मोर थिंग, द सेंटेंसेस ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब are not used in passive voice. Actually passive voice is not possible for intransitive verb sentences. किसी भी intransitive verb के sentence की passive voice बिल्कुल possible नहीं होती है, because it doesn't contain an object, क्योंकि इसमें कोई object ही नहीं होता है intransitive verb में, तो इसकी passive voice बिल्कुल भी possible नहीं होती है. So here again passive voice is not possible in any of these sentences which I have written here or which is given here. So we shall talk about our next sentence, and that is the fish swim in water. Simple present tense. मछलियाँ subject, the fish, swim is verb, in water. Again in water is not any object, no direct object, and again it's a prepositional phrase. It is used here to complete the meaning of the sentence, to complete the sense, and one more thing, to give more information टू द सेंटेंस और टू द थॉट। यहाँ पर इन वाटर का प्रयोग जो है ये कोई ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसका प्रयोग यहाँ पर इस वाक्य को पूरा करने के लिए या इसमें थोड़ी सी अतिरिक्त सूचना देने के लिए, अतिरिक्त जानकारी देने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो ये कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहाँ पर होता है जब हम किसी क्वेश्चन में जब हम पूछते हैं कि क्या या किसके द्वारा, व्हाट और whom। अगर हम पूछें यहाँ पर माई फ्रेंड परचेज ए न्यू कार, अगर हम पूछें कि हु परचेज न्यू कार या हु डिड परचेज ए न्यू कार, और अगर हम पूछें कि व्हाट डिड माई फ्रेंड परचेज और आंसर है न्यू कार, तो यहाँ पर न्यू कार जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाट क्वेश्चन के आंसर में जो व्हाट या हुम क्वेश्चन के आंसर में जो जवाब आएगा वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। So it is an example of intransitive verb. So one more thing is here. Sometimes an intransitive verb is followed by an adverb. कभी कभार intransitive verb किसी adverb के द्वारा फॉलो की जाती है, या intransitive verb के बाद में adverb आता है, जैसे एग्जांपल में यहाँ है there है, at once है, और prepositional phrase जैसे एग्जांपल में है at night, into the well, in the sky, in water, prepositional phrase है टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, और इसका प्रयोग ज़्यादा और कुछ सूचना देने के लिए और ज़्यादा जानकारी देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ना कि इनका प्रयोग किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। सो पैसिव वॉइस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंट्रांसिटिव वर्ब सेंटेंसेस। तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, इन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस भी पॉसिबल नहीं होती है। सो इन दिस वे वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब with the help of these given examples. So my dear students, now we shall discuss about our next two main verb types, which are finite verb and non-finite verb. So first of all we shall discuss about finite verb. What is a finite verb? Finite verb क्या होता है? Actually finite is an adjective and it means limited. फाइनाइट एक एडजेक्टिव वर्ड, एक विशेषण है, और इसका अर्थ होता है लिमिटेड या सीमित। तो फाइनाइट वर्ब एज इट्स नेम सजेस्ट दैट इट इज़ ए फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब की ऐसी फॉर्म है विच इज़ लिमिटेड बाय जेंडर, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, जो कि सीमित की जाती है। ये वर्ब की ऐसी फॉर्म है, वर्ब की ऐसी रूप है जो सीमित किया जाता है बाई जेंडर, जेंडर द्वारा, लिंग द्वारा, नंबर वचन द्वारा, एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट या कर्ता के पुरुष द्वारा। सब्जेक्ट के द्वारा सीमित किया जाने वाला वर्ब फाइनाइट वर्ब होता है। इट एक्ट्स एज द मेन वर्ब, और ये वाक्य में मेन वर्ब के रूप में काम करता है, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करता है, एंड कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और इसे वाक्य के कर्ता के अनुसार बदला जाता है। अगर वाक्य का कर्ता बदलता है तो ये वर्ब भी बदलता है, और वाक्य के कर्ता का नंबर बदलता है, पर्सन बदलता है, तो ये भी उसके अनुसार बदलता रहता है। सो इट इज़ लिमिटेड बाई इट्स सब्जेक्ट, इसलिए ये अपने वाक्य द्वारा लिमिटेड किया जाता है।
सीमित किया जाता है. That is why it is a finite verb. It changes according to the tense of the sentence too. और ये वाक्य के टेंस के अनुसार भी बदलता रहता है. वाक्य का अगर टेंस बदलता है तो ये फाइनाइट वर्ब ये बदलता रहता है. So in short we can say the verb which changes according to the tense of the sentence and subject of the sentence, that verb is known as finite verb. शॉर्ट में भी कह सकते हैं कि ऐसी वर्ब, ऐसी क्रिया जो वाक्य के टेंस के अनुसार बदल दे और वाक्य के कर्ता के अनुसार बदले, वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है. विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. हम इन एग्जांपल की सहायता से और अच्छी तरह से हम इसको समझ सकते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, ही राइट्स ए लेटर. वह एक पत्र लिखता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, दे राइट ए लेटर. वे एक पत्र लिखते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस अगेन, शी रोट ए लेटर. उसने एक पत्र लिखा. सिंपल पास्ट टेंस. सो हियर इन द फर्स्ट एग्जांपल वर्ब चेंजेस अगेन. हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस ही इज सब्जेक्ट and the sentence is here simple present tense. So writes verb is used here. In the second sentence subject is they, plural subject. So the verb is used here write according to simple present tense. And in the third sentence subject is she and the tense is simple past tense. She wrote a letter. उसने एक पत्र लिखा. So the verb which is used here is wrote. So here we are looking writes, write, wrote. Different verbs are used in these sentences. Similarly, in the second sentence, he eats an apple. Simple present tense. वह एक सेब खाता है. I eat an apple. मैं एक सेब खाता हूँ. We have eaten an apple just now. हमने अभी अभी एक सेब खाया है. We have eaten an apple just now. So here first sentence simple present tense. Second sentence again simple present tense. Third sentence present perfect tense. We have eaten an apple just now. So verb is changing again and again. Here the subject is singular, he. So verb which is used here eats. In the second sentence subject is I. I subject is kept in plural group. I, we, you, they. So the subject is used here in first form without any s or es. Eat. Subject is changing. There eats. Here eat. And in the third sentence, subject is we and verb is used eaten. We have eaten. Subject is we. And the tense also present perfect tense. And the verb which is used here eaten, verb third form. So here we can easily understand the verb is changing again and again. Here eats, here eat, and here eaten. Verb is changing according to its subject. Here subject he, here subject I. So here verb is changing. And in the third sentence subject is we. And the tense is also present perfect, and the verb which is used here eaten according to the rule subject plus has a plus verb third. So verb third is eaten. In the next sentence, my brother likes music. मेरा भाई म्यूजिक पसंद करता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई लाइक म्यूजिक. मैं म्यूजिक पसंद करता हूँ. सिंपल प्रेजेंट टेंस, माई ग्रैंड मदर लाइक्ड म्यूजिक. मेरी दादी जी या मेरी दादी माँ म्यूजिक पसंद करती थी. सिंपल पास्ट टेंस. सो हेयर अगेन वी कैन सी वर्ब इज चेंजिंग. लाइक्स, लाइक, लाइक्ड. वर्ब इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस. हियर इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, माई ब्रदर लाइक्स म्यूजिक. मेरा भाई संगीत पसंद करता है, म्यूजिक पसंद करता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, माई ब्रदर इज सब्जेक्ट. सो वर्ब विच इज यूज्ड हियर लाइक्स. Verb plus s or es if the subject is in singular form. In the second sentence, if the subject is I, we, you, they, then verb will come in its first form without any s or es.
सो वर्ब इज लाइक, आई लाइक म्यूजिक, मैं म्यूजिक पसंद करता हूँ या मैं संगीत पसंद करता हूँ। माई ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, मेरी दादी जी संगीत पसंद करती थी। सिंपल पास्ट टेंस, मेरी दादी जी संगीत पसंद करती थी। सो हेयर वर्ब विच इज यूज्ड हियर इज लाइट। सो हेयर अगेन वी कैन सी वर्ब इज चेंजिंग according to the subject and according to the tense of the sentence. Here tense is present perfect, simple past tense. Here simple present tense and here simple present tense. So thus we can easily understand the concept of finite verb, which is limited and limited according to its subject and its tense. So this is finite verb. And one more thing, it is mainly used in present tense and past tense. As we can easily see, it is mainly used, ये मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में. Now our next main verb type is non-finite verb, which is also very important. These two types are very important verbs. And next is non-finite verb. Non-finite. What is a non-finite verb? It is clear by its name, non-finite, which means the verb which is not limited, unlimited, finite. Finite का जिसका अर्थ है सीमित या limited. Non-finite, its opposite to finite, non-finite, unlimited verb. The verb which is not limited by its subject and by its tense of the sentence. So here we go. It is a form of the verb which is not limited by gender, number and person of the subject. ये वर्ब की ऐसी फॉर्म है जो सीमित नहीं की जाती है, विच इज़ नॉट लिमिटेड बाय जेंडर, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, जो वाक्य के कर्ता के पुरुष, पर्सन, नंबर, वचन या जेंडर, लिंग द्वारा लिमिटेड नहीं की जाती है, सीमित नहीं की जाती है. ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है. It doesn't act as the main verb and it never changes according to the subject and tense of the sentence. It doesn't act as the main verb. ये verb दरअसल main verb के रूप में कार्य नहीं करती है, जबकि finite verb हमने देखा था it acts as the main verb. Finite verb main verb के रूप में काम करती है और it changes according to its subject and tense. But here this verb non-finite, it doesn't act as the main verb. ये main verb के रूप में काम नहीं करती है and it never changes according to the subject and tense of the verb. And one more thing, ये कभी बदलती नहीं है उसके वाक्य के सब्जेक्ट, वाक्य के कर्ता के अनुसार एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस, और वाक्य के टेंस के अनुसार, वाक्य के काल के अनुसार और वाक्य के कर्ता के अनुसार ये बदलती नहीं है, ये कभी नहीं बदलती है. इट एक्ट्स एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. और ये वाक्य में किसी नाउन की तरह कार्य करती है. इट एक्ट्स एज नाउन, ये वाक्य में किसी संज्ञा की तरह काम करती है. एडजेक्टिव, ये वाक्य में किसी विशेषण की तरह कार्य करती है. एंड एडवर्ब, या ये वाक्य में किसी दूसरे एडवर्ब की तरह, क्रिया विशेषण की तरह कार्य करती है. सो इट इज़ कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब, विच इज़ इन शॉर्ट द वर्ब विच इज़ नॉट लिमिटेड बाई इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब. वो वर्ब जो वाक्य के कर्ता के अनुसार और वाक्य के टेंस के अनुसार बदलती नहीं है, वो वर्ब जो है नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है. एज इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम, जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, नॉन फाइनाइट मीन्स अनलिमिटेड वर्ब. अनलिमिटेड यानी असीमित, जो लिमिटेड नहीं की जाती है. विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स दिस कंसेप्ट विल बिकम मोर क्लियर. सो इन द फर्स्ट एग्जांपल, आई लाइक प्लेइंग इंडोर गेम्स. मुझे इंडोर गेम्स खेलना पसंद है. इंडोर गेम्स का मतलब होता है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल. ही लाइक्स प्लेइंग इंडोर गेम्स, उसे भी इंडोर गेम्स खेलना पसंद है, वह भी इंडोर गेम्स खेलना पसंद करता है. इन द फर्स्ट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन द सेकंड सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस. राकेश लाइक्स प्लेइंग इंडोर गेम्स, राकेश भी इंडोर गेम्स खेलना पसंद करता है. वी लाइक प्लेइंग इंडोर गेम्स, हम भी इंडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं. राकेश लाइक्स हियर आल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस and we like here also simple present tense. So here
The main verb is changing according to the subject. Here like, here likes, here again likes, and here again like. But one more verb which is given here, playing, 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 and playing, it is not changing. So this another verb which is not changing by its subject and tense of the sentence. This verb is known as non-finite verb. And here it is working as a प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. यहाँ पर ये प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काम कर रही है बिकॉज मेन वर्ब इज़ लाइक, क्योंकि मेन वर्ब जो है लाइक है. ही लाइक प्लेइंग इंडोर गेम्स, उसे इंडोर गेम्स खेलना पसंद है. आई लाइक प्लेइंग इंडोर गेम्स, मुझे इंडोर गेम्स खेलना पसंद है. राकेश लाइक्स प्लेइंग इंडोर गेम्स, राकेश को भी इंडोर गेम्स खेलना पसंद है. वी लाइक प्लेइंग इंडोर गेम्स, और हमें भी इंडोर गेम्स खेलना पसंद है. सो प्लेइंग इज़ नॉट changing. Whether the subject is changing, here subject we, he, I, Rakesh, but this verb is not changing. Playing is not changing in any of the sentence. So it is non-finite verb. In the next sentence, he wants to watch a movie. वह एक मूवी देखना चाहता है. He wants to watch a movie. Simple present tense. I want to watch a movie. मैं एक मूवी देखना चाहता हूँ. Simple present tense. They wanted to watch a movie. वो एक मूवी देखना चाहते थे. Simple past tense. So here again, one verb is changing. Wants, main verb, simple present tense. Want, main verb, simple present tense. And wanted, main verb, simple past tense. This verb is changing. Want is changing. Wants, want, and wanted. So first verb, this verb is known as finite verb. And the second verb, which is not changing, to watch, to watch, to watch. This verb is not changing. To watch is not changing. In simple past tense, tense is changed. And the subject is they, but it is not changing. Here also, subject is I, and tense is simple present tense. But this verb, to watch, is not changing. And here also, subject is he, and main verb is wants. But this verb is not changing, to watch. So this verb is unlimited. It is not changing. To watch, to watch, to watch. So this verb is known as non-finite verb, and it is used here in infinitive form. Infinitive means, as I told in my previous video, in my earlier video, to plus verb first. If we are adding to in base verb, जब हम to base verb में लगा देते हैं तब वो infinitive का काम करता है, तब वो infinitive form में verb हो जाती है. मैंने अपने पहले के वीडियो में भी ये बताया है. So here it is used here in infinitive form. यहाँ पर ये to watch infinitive form में आया है, और it is not limited, so it is non-finite verb. In next sentence, Suman learns to sing. Suman learns to sing. Suman गाना सीखती है. We learn to sing. हम गाना सीखते हैं. You learn to sing. तुम गाना सीखते हो. Here again, in the first sentence, simple present tense. Second is simple present tense, and third is simple present tense. Tense is same, but verb is changing. Here, Suman, singular subject, learns. Here we, plural subject, so learn. Here again, you, singular subject, but it will kept in plural group. I, you, they. So the verb is used here, learn. Here this main verb is changing. Learn, learn, learns. But one more verb which is used here, to sing, to sing, to sing. It is not changing. Whether the subject is changing, you subject, we subject, Suman subject. But this verb is not changing, to sing, to sing, to sing. So it is not limited by its subject. So this verb is non-finite verb. Next example, I saw her running. मैंने उसे भागते हुए देखा. Simple past tense. You saw her running. तुमने उसे भागते हुए देखा. They saw her running. उन्होंने उसे भागते हुए देखा. Here again simple past tense, and here again simple past tense. Subject is changing. I subject, मैंने उसे भागते हुए देखा. You subject, you saw her running. तुमने उसे भागते हुए देखा. They saw her running. उन्होंने उसे भागते हुए देखा. Subject is changing. They, you, I. But this verb, running, running, running,
this verb is not changing. So it is used here in gerund form. Gerund is the verb which is formed by adding ing in base verb, and this gerund form works as a noun, and it can be used as a subject or object of the sentence. So this gerund form is used here as an object. running running running, यहाँ पे रनिंग जो है ये gerund form है वर्ब की, और ये वर्ब ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में आई है, और gerund मेन वर्ब में बेस वर्ब में ing ऐड करके gerund बनाई जाती है, और ये नाउन के रूप में वर्ब ये सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करती है. सो इट इज़ gerund form and the verb which is used here is non-finite. running running running. And next sentence, I eat roasted gram in summer. She eats roasted gram in summer. We eat roasted gram in summer. Again here simple present tense, I eat roasted gram in summer. मैं गर्मियों में भुना हुआ चना खाता हूँ. She eats roasted gram in summer. वह गर्मियों में भुने हुए चने खाती है. We eat roasted gram in summer. हम गर्मियों में भुने हुए चने खाते हैं. So tense is same here. Simple present tense, I eat, she eats, we eat. Verb is, main verb is changing. I eat, she eats. Subject is changed, so verb is changing. But one more verb is not changing, roasted, roasted, roasted. So this verb is not changing, and this verb is non-finite verb. Whether the subject is changing, I, she, we. But next verb is not changing, roasted, roasted, roasted. And one more thing, it is used here as an adjective, and it is in past participle form. Past participle form is made by adding ed in base verb. Past participle form बना ली जाती है मेन वर्ब में ed ऐड करके, and it is working as an adjective here. रोस्टेड जो है एक एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है. रोस्टेड ग्राम भुना हुआ चना, here again roasted gram, here again roasted gram. And it is not limited by its subject I, she, we. So again it's a non-finite form of the verb, and this form is past participle form, और ये past participle form है, और ये मेन वर्ब में ed ऐड करके बना ली जाती है, और यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है. सो non-finite verbs are the verbs which act as noun, adjective and adverb in the sentence. ये सेंटेंस में किसी नाउन के रूप में, किसी एडजेक्टिव के रूप में या किसी दूसरे एडवर्ब के रूप में काम करती हैं. ये मेन वर्ब के रूप में बिल्कुल काम नहीं करती हैं. सो इन ऑल ऑफ दिस सेंटेंसेस मेन वर्ब इज डिफरेंट. हियर मेन वर्ब इज ईट, हियर अगेन ईट्स, हियर अगेन ईट, बट दिस वर्ब इज डिफरेंट. रोस्टेड, रोस्टेड, सो रोस्टेड. सो इट इज नॉट मेन वर्ब and it is known as non-finite verb. So one more thing we can learn, non-finite verb has three forms: gerund, infinitive form and participle form. So that's all for today. आज के लिए इतना ही. कीप ऑन लर्निंग, सीखते रहिए, लगातार सीखना जारी रखिए. घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. स्टे होम, स्टे सेफ, सेव लाइव्स, जीवन बचाइए. And please like, comment, share and subscribe my YouTube channel श्री श्याम ऑनलाइन क्लासेस. मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू ऑल वंस अगेन. जय भारत, जय राजस्थान.